हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके सामने है सीटेट 2024 दिसंबर में का पेपर सेकंड है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें साइंस के क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन की संख्या भले ही कम करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि अगर वहां से क्वेश्चन फिर पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग की थ्योरी की क्लासेस भी चल रही है, जो कि आप लोग के बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है 6, 7, 8, 9, 10। तो आप उसको जरूर देखिए, थ्योरी की क्लासेस जरूर देखिए। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आप लोग के क्वेश्चन है। तो हम लोग अपने चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने अपने थ्योरी को कंप्लीट किया है, क्या आप लोग क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि क्या आप थ्योरी की क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आप थ्योरी की क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं और आप लोग के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे एनसीईआरटी से। तो 61 से आप लोग का साइंस का होगा, यहाँ तक आप लोग का 60 था, आप लोग का मैथ का था। अब हम लोग देखते हैं 61 से आप लोग का क्या है साइंस का। पहला ही क्वेश्चन आप लोग का अभिकथन और तर्क से दिया है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि इसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो भी आपका क्वेश्चन ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है स्टेम संबंधित पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। लिंग यहाँ जेंडर का मतलब है कि गर्ल और बॉय के द्वारा, लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीति भिन्न होती है। तो यहाँ पे क्या जो लड़के और लड़कियां हैं द्वारा प्रयोग की गई समस्याएं भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये भी प्रभावित नहीं होता है। तो ये कहा है प्रभावित होता है, ये भी यानी ऑप्शन दोनों गलत है। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आप लोग को ए और बी के जगह पे बताना है। तो कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि है। कायिक प्रवर्धन का मतलब कि आप उसके तना पत्ती जड़ को काट के अगर लगा देते हैं तो वहां से नए पौधे उग जाता है। अब बताइए इनमें से परतन, रोपण, करतन, मुकुलन। तो मुकुलन तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि मुकुलन हाइड्रा में होता है। या पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन हम लोग के सामने क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो मुकुलन हाइड्रा के अंदर होता है। तो ये अगला देखिए, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन एक प्रविधि तकनीकी है। पहले देखते हैं कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है। जिसमें तने स्तंभ के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरूण शाखा को खींचकर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी हाइड्रा के इसी भाग से बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, उसके तरूण, जैसे एक प्लांट है यहाँ से ये निकल गया और इसी को हमने क्या किया, इसको दबा के इतना ये मिट्टी में इसको अंदर कर दिए। अब यहाँ से ये पौधे उग जाएगा। तो उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है। मृदा में इस प्रकार गाड़ या दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप पौधे, जनक यानी वो मेन प्लांट है जो, से फिर भी जुड़ी रहती है। कुछ समय पश्चात गाड़े गए भाग में जड़ें विकसित हो जाती है। यह एक यानी तथा यह एक नए पादप पौधे में विकसित हो जाता है। तो बीज सामान्यतः इस प्रविधि तकनीकी के माध्यम से उगाया जाता है। तो पादप पौधों का उदाहरण बताइए। तो आलू में हम क्या करते हैं, आलू के तना को काट के लगा देते हैं। अब एक एक ऑप्शन को समझिए। मुकुलन यानी जैसे ये हाइड्रा का एक शरीर है, यहाँ से एक छोटा सा निकला, फिर कुछ समय के बाद ये दूसरे में इतना बड़ा होगा और बीच से कट जाएगा, जिसे मुकुलन कहते हैं। ये हाइड्रा में होता है। दो ऑप्शन हमारे सामने से कट हो गया। अब देखिए रोपण। रोपण में हम गुलाब का अगर हम लगाते हैं तो उसकी कंची को क्या करते हैं, काट देते हैं और काट के दूसरे जगह पे लगा देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये एक प्लांट है, समझिए यहाँ से इस एक कंची निकला, इसी कंची को हमने क्या किया कि इसको पकड़ा, ऐसे लाया और मिट्टी में इसको हमने इतना मिट्टी में ढक दिया। जब हमने इतना मिट्टी में ढक दिया तो अब यहीं से पूरा नीचे यहाँ पे रूट निकल गया और यहाँ से एक नए प्लांट निकल गया। फिर हमने यहाँ से इसको कट लगाया और फिर इसको दूसरे जगह लगा दिया। ये किसके अंदर होता है, तो ये आप लोग का होता है परतन और चमेली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कितना डिप्थ से क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, क्योंकि इसको भी तना से करते हैं, ये भी अपने शरीर को ही काट के बना लेता है, ये भी हम तने को ही काटते हैं। लेकिन ये पूछने का इसका तरीका समझिए। तो क्वेश्चन कोई मतलब उतना हार्ड नहीं होता है सीटेट में, लेकिन हाँ पूछने का तरीका होता है। अगर अच्छे से आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो क्रिस्टलेन यानी क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जिसे हम दोबारा उसको परिवर्तित कर सके, और रासायनिक परिवर्तन जिसे हम दोबारा परिवर्तित न कर सके। जैसे कि हमने पानी को गर्म करते, पानी हमने गर्म किया, पानी भाप बन के उड़ गया, फिर वो सीधा जल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हमने दूध का दही बना दिया तो फिर दोबारा परिवर्तित नहीं होता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो वही का प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल सही है। फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन, गलत है। फल का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी सही है। अब इससे आप देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। किस ऑप्शन में दिया है बी और डी, तो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, यानी ऑप्शन बी और डी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की संख्या हम लोग की कम हो सकती है, पर हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग के कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? तो ये आप लोग के पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो वास्तविक एवं आभासी भार के बीच के भेद समझना, यानी वास्तविक क्या है, आभासी क्या है, इसके बीच के भार को समझना। आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना। ये पूछा क्या है, जांच पड़ताल करना है। जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने की प्रदर्शित करना, या विद्यार्थी को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियां सलीम लगाए रखना। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हार्मोन्स चैप्टर से। अभी हम लोग का वही क्लास भी चल रहा है, वही चैप्टर क्लास 8 का ये 7 चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। अब ये कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे ए के, बी के और सी के जगह पे क्या क्या भरेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया, पूछा गया है कि ये बताइए कि आपको जो हर कौन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को करता है। तो थायरॉक्सिन जो हमारे गले में पाई जाती है, ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को उपापचय को नियंत्रित करती है। फिर दूसरा पूछा है ग्रंथि द्वारा, और किस ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन इसमें आपको बस थायरिक्सिन पता हो तो आप लगा सकते हैं। फिर पूछा इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करते हैं, यानी स्रावित होता है तथा हमारे आहार में, अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये हार्मोन, ये जो थायरॉक्सिन ग्रंथि है, ये थायरॉक्सिन यानी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है, कम कर देती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इसमें से आपको बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता अधिक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिविटी देन आयरन बट लेस रिएक्टिविटी देन एल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखिए कहा कि ये यहाँ पे एक सारणी होती है, वो जो अगर आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग पहले उस सारणी को डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभिक्रियाशील सारणी होता है जो कि आपके क्लास 8 में भी दिया है। तो सबसे पहले पोटेशियम, इसको आप नोट कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद इसी के नीचे ये है एल्युमिनियम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद यहाँ पे जिंक आ जाएगा, उसके बाद आयरन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लेड आ जाएगा, लेड के बाद यहाँ पे कापर है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का पारा Hg आ जाता है, फिर आप लोग का Ag आ जाता है, फिर Au यानी पारा, चांदी, सोना। ये पूरा सीधा में ये से रिएक्टिविटी चलता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? सोना की होती है। सबसे हाई अभिक्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग के सामने है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिंक, देखिए यहाँ पे दिया है जिंक जस्ता लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ पे जिंक है, और जिंक को कहा है कि जिंक जस्ता लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। तो लोहा कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोहा, आयरन यहाँ पे है, यहाँ पे तो जो जिंक है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम से कम है। तो ये ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम यहाँ पे है, कैल्शियम से तो अधिक अभिक्रियाशील है,
यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम से तो अधिक है पर कैल्शियम से कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। एल्युमिनिया देखिए आपका कहाँ है, एल्युमिनिया यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, लेकिन ये क्या कहा है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये भी गलत है। यानी आपके सामने ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन केवल आपका ए सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको लगाएंगे ऑप्शन ए, यानी थर्ड हुआ। तो ये इस तरह से अगर आपको रिएक्टिव सीरीज एक बार नोट करना चाहते हैं तो कीजिए। पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, और उसके नीचे भी आ जाता है प्लेटिनम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो जाता है, आपका पोटेशियम होता है, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो प्लेटिनम हो जाएगा, और प्लेटिनम से थोड़ा सा ज्यादा, तो यानी सोने के बाद ही प्लेटिनम आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी में ही देखते हैं क्योंकि दोनों में नहीं आ पाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। कहा गया कि अनुकूलन और उद्देश्य, तो बृहद वृत्तीय पर्ण किसका, पर्ण मीन्स पत्तियों से लिया गया है। उसके बाद मोमी आवरण, मोमी आवरण क्या करता है, या ये मोमी आवरण जो वाष्पवर्जन के जो जल धारा है उसको प्रतिरोध यानी रोकता है। उसके बाद तना स्तंभ में बृहद होता है, सुरंग और छिद्र होती है, फीते रिबन जैसी पर्ण होती है। तो ये आप लोग का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं बृहद वृत्तीय पर्ण, यानी जिस चौड़ी पत्ती होगी तो वो तैरने में आसान होगा, यानी उत्प्लावनता प्रदान करेगी, तो ये हो जाएगा। मोमी आवरण, मोमी आवरण का मतलब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो या जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे प्लांट ऐसे पाए जाते हैं कि जो पत्तियां कांटे के रूप में होती है, पानी की वाष्पवर्जन को कम करके क्षय से सुरक्षा देती है। तो यहाँ पे क्यूटिकल लग जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए पहला का 3 किस में है, पहला का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं, 2 ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास है। अब बी देखिए, मोमी आवरण एक पहला है यानी क्षय से सुरक्षा देती है। तो देखिए कि इसमें आप लोग का बी का चौथा दिया है, ए भी कट गया। यहाँ पे बी का पहला दिया है, तो ऑप्शन ए आपके सामने आ गया। अगर 1-2 क्वेश्चन भी इसमें का पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला दे तनु स्तंभी में बृहद सुरंग और छिद्र होते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये तीव्रता तैरते रहने में सहायता करता है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फीता रिबन जैसी पर्ण किसका हो जाएगी, जो जल धाराओं में प्रतिरोध देता है, प्रस्तुत करता है, तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका ये सही हो पहला सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है पेडागोजी सेशन से। तो देखिए इसमें विद्यार्थी को 4 लोहे दंड दिए गए हैं, जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक को पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो प्रेक्षण, अवलोकन, अनुमान, प्रयोग, चारों को नियंत्रित करना। फिर प्रेक्षण अवलोकन करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, मापन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप देख सकते, प्रेक्षण अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद प्रेक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, संप्रेषण करेंगे, संचार करेंगे, माप करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे पहले प्रेक्षण यानी अवलोकन करेंगे, फिर उसको अलग अलग वर्गीकरण करेंगे, फिर निष्कर्ष पे अपने पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। खुली पुस्तक का मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है, तो आप बहुत सारे उसके रीजन बता सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछ ले कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो वहां पे आपके पास एक ही क्वेश्चन है, अगर किसी से पूछेंगे तो आपको एक ही आंसर देगा। तो ये कहा गया है निम्नलिखित में से कौन विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखिए इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं वाला ले डूबता है नंबर, तो वही है। देख, पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, अधिगमकर्ताओं को अवधारणाएं समझ में मापन करा, परीक्षार्थियों को अधिक अंक लाना। तो ये क्या, ये भी आप लोग का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन आपका ये जो आकलन है ये बहुत गलत है, यानी यही निगेटिव है। देखिए पेडागोजी सेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिससे कि आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा जैसे वर्ड है जो आ जाए तो कौन पॉजिटिव हो सकता है, कौन निगेटिव हो सकता है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे देखिए माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? आपको पता है कि ध्वनि सबसे तेज किस में करती है? ठोस में करती है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है। ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है परंतु किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। तो पूछा है कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से तो अधिक है लेकिन सी के घनत्व से कम है, तो यानी सी यहाँ पे आ जाएगा। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? तो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन दिया, इस सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जिसका घनत्व यानी ठोस जितना ज्यादा ठोस रहता है उसमें ध्वनि उतनी तेज चलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग को जेएलवी एकेडमी नाम के टेलीग्राम है, वहां पे ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।